अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे, और जो लोग बीमार हैं अल्लाह पाक उन सब को लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। दोस्तों, स्टोरी पूरी सुनिएगा, क्योंकि कल को हम सबको इसी एज से गुजरना है। शायद किसी इंसान को कोई सबक मिल जाए। मैं डॉक्टर के पास बैठा था। बेगम के कहने पे कई दिन से टाइम लिया हुआ था, इसलिए इन्हें मिलने चला आया। डॉक्टर, क्या मसला है आपको? ज़रा तफसील से बताएं। मैं आंखें बंद किए लेटा माजी की तरफ सफ़र करने लगा और मेरी ज़बान से अल्फाज फूटने लगे। सब ठीक था। मैं अपने ऑफिस में मसरूफ़ रहता और नौशीन यूनिवर्सिटी में लेक्चरार थी। बच्चे स्कूल कॉलेज से आकर एकेडमी चले जाते और पीछे घर में सिर्फ अम्मा और नौकरानी होती थी। अम्मा काफ़ी बीमार रहने लगी। अक्सर ऐसा होता कि अम्मा की रात के वक्त तबीयत ख़राब हो जाती और हम इन्हें लेके हस्पताल चले जाते, जहाँ 4-5 घंटे के ट्रीटमेंट के बाद हमें फ़ारग कर दिया जाता। जब ये अक्सर होने लगा तो मेरी और नौशीन की वर्क रूटीन ख़राब होने लगी। रातों को देर से जागने की वजह से हम दोनों मुतासर हो रहे थे। इन ही दिनों एक दिन नौशी ने मुझे कहा, सुनिए, अम्मा की वजह से हम दोनों को खासी परेशानी हो रही है, क्यों ना हम इन्हें ओल्ड एज होम छोड़ आए। यह सुनना था कि मेरे तन बदन में आग लग गई, और गुराते हुए मैंने पूछा कि तुमने ये सोचा भी कैसे? जानती हो अब्बू की डेथ के बाद अम्मा ने मुझे कैसे पाल पोस के बड़ा किया। नौशी ने मुझे कहा, आप भी ना जज्बाती हो जाते हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि शहर में हज़ारों ओल्ड एज होम हैं। हम किसी अच्छे से प्राइवेट ओल्ड होम का इंतखाब करेंगे, जहाँ मेडिकल की सहूलियत भी हों, ताकि खुदा न खास्ता रात को तो हम यहाँ होते हैं। अगर दिन में अम्मा की तबीयत बिगड़ गई तो क्या करेगी काम वाली नजमा? आप एक दफ़ा मिसेस अब्बासी ने जो ओल्ड होम प्रोजेक्ट शुरू किया है वो देख आएँ। मैं बोला, अच्छा फ़िलहाल अपनी बकवास बंद करो और मुझे पढ़ने दो। मैंने ऐनक सीधी की और फिर किताब पढ़ने लगा, लेकिन मेरा दिमाग बार बार मिसेस अब्बासी के बनाए हुए ओल्ड एज होम की तरफ जा रहा था। अगले दिन इतवार था। मैं सुबह सुबह गाड़ी लेके शहर के इस पोश इलाका की तरफ बढ़ गया जहाँ वो ओल्ड एज होम था। गाड़ी पार करके मैंने इस शानदार बंगले की तरह बने इस इमारत में दाखिल हो गया, जहाँ मेरा इस्तकबाल पौधों को पानी देते हुए मिसेस अब्बासी ने खुद किया। इस दिन मैंने वो सारी इमारत घूम फिर के देखी जहाँ मेरे जहन के मुताबिक वाकई बूढ़े लोगों के लिए जन्नत तामीर की गई थी। साफ़ सुथरा माहौल, बड़ा सा सरसब्ज़ लॉन, डिस्पेंसरी जहाँ हर वक्त एक डॉक्टर तैनात रहता था, और ओल्ड एज होम की अपनी 2 एम्बुलेंस के अलावा वहाँ ज़िंदगी की हर सहूलियत फराहम की गई थी। मिसेस अब्बासी से फ़ीस वगैरह पूछी तो 14 तबके रोशन हो गए, लेकिन अम्मा के आराम के लिए वो मुनासिब लगे। अब सिर्फ अम्मा से पूछना बाकी रह गया था। रात को अम्मा के कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि वो बड़े बड़े लफ्ज़ों वाला कुरान पाक पढ़ रही थी। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो इन्होंने सर उठा के ऊपर देखा और फिर मुस्कुराई। मैं चुपचाप इनके पहलू में आके बैठ गया। अम्मा का हाल अहवाल पूछा, फिर चुप। समझ ही नहीं आ रही थी कि बात को कैसे शुरू करूं। ये मुश्किल अम्मा ने खुद ही आसान कर दी और मुझसे पूछा, क्या हुआ पुत्र, परेशान लग रहे हो? जी बस आपकी वजह से ही परेशानी थी। कैसी तबीयत है अब आपकी? मैं ठीक ठाक तो हूँ, मुझे क्या होना है, बस ये कमबख्त मारा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता रहता है। अम्मा, एक मशवरा करना था आपसे। अम्मा, मैं एक जगह देख के आया हूँ। मैंने हकलाते हुए बोलना शुरू किया। वो आपकी रहाइश के लिए बहुत मुनासिब है। वहाँ मुझे ये परेशानी नहीं होगी कि आप घर में अकेली हैं या आपकी तबीयत तो ठीक ठाक है। वहाँ डॉक्टर 24 घंटे मौजूद रहता है, माहौल भी साफ़ सुथरा है। अम्मा के चेहरे से मुस्कुराहट थम गई। एक दफ़ा माथे पे बल भी पड़े और फिर मुस्कुरा दी। मुझे भी काफ़ी दिन से महसूस हो रहा था कि तुम लोगों को काफ़ी डिस्टर्ब कर रही हूँ। ठीक है, कोई मसला नहीं। जैसे मेरा लाल खुश वैसे मैं खुश। अम्मा ने मुस्कुराते हुए मेरा माथा चूमा और मैं कमरे से निकल आया। मेरा ज़मीर इस बगैरती पर आमादा नहीं था, मगर मेरे हालात कुछ और कहते थे। शायद मैं हालात का सही से मुकाबला ना कर सका और अम्मा को ओल्ड एज होम छोड़ आया। शुरू में मैं 2-3 दिन बाद चक्कर लगा लिया करता था। कभी कभी अम्मा को घर भी ले आता और अगले दिन फिर छोड़ आता। फिर मेरे चक्कर कम होते गए, बस इतवार की इतवार जाने लगा। और फिर कुछ अर्सा पहले तो हद ही हो गई। कारोबार के चंद मसाइल की वजह से मैं तकरीबन 1 महीना ना जा सका। इसी दौरान वो मनहूस दिन आ गया। इतवार का दिन था। मुझे एक आदमी के साथ ज़रूरी कारोबारी मुलाकात करनी थी। नाश्ता किया और गाड़ी में आ बैठा। अभी सलफ लगाया ही था कि 18 साला अयान भी दरवाज़ा खोल के साथ आके बैठ गया और बोला, डैड, आपको पता है मैं गाड़ी चलाना मुकम्मल सीख गया हूँ। मैंने कहा, अच्छा, वाह, शाबाश, मेरा बेटा बड़ा हो गया। डैड, आप हमेशा हमें स्कूल छोड़ के आते हैं, आज मैं आपको छोड़ के आऊँगा। मैंने हंसते हुए अयान से पूछा, अच्छा, कहाँ छोड़ने का इरादा है अपने पापा को? अयान बोला,
اولڈ ایج ہوم، اس نے کہا اور میں ساکت ہو گیا۔ میرے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی اور ہاتھ اسٹیئرنگ پہ مضبوطی سے جم گئے۔ وہ اپنی دھن میں بولتا جا رہا تھا، آج سنڈے ہے نا، مجھے پتا ہے کہ آپ دادی سے ملنے جا رہے ہیں، میں بھی چلتا ہوں ساتھ میں، آپ کو ڈرائیونگ بھی دکھاتا ہوں اپنی۔ مگر میں بس ایان کے پہلے جملے میں ہی ساکت ہو چکا تھا۔ اس کے معصوم جملے میں میرا مستقبل چھپا تھا، میری وہ فصل جو مجھے کاٹنی تھی۔ بچپن میں پڑھی کہانیاں اور واقعات کی طرح مجھے بھی اسی سلوک کا شکار ہونا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو ابل کر آ رہے تھے اور میں اپنی ماں سے اس گھٹیا سلوک سے سخت شرمندہ تھا۔ ایان کو بلا وجہ ڈانٹ کے میں نے گاڑی سے نکالا اور تیزی سے گاڑی چلاتا ہوا اماں کو لینے اولڈ ایج ہوم چلا گیا۔ اولڈ ایج ہوم پہنچا تو دوسری بجلی گری۔ کچھ دیر قبل ہی اماں ہارٹ اٹیک سے فوت ہو چکی تھی اور میری معافی اور توبہ کے سارے دروازے بند ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب، تب سے میں انتہائی چڑچڑا ہو چکا ہوں، کاروبار میں دل نہیں لگتا، بلا وجہ بچوں اور ملازموں کو ڈانٹتا رہتا ہوں۔ اکثر چھٹی والے دن سارا دن قبرستان میں اماں کے سرہانے بیٹھ کے ان سے معافی مانگتا رہتا ہوں۔ نہ گھر میں دلچسپی رہی ہے نہ کاروبار میں۔ اب آپ بتائیں، کیا اس بے سکونی اور بے آرامی اور اس ضمیر کا کوئی علاج ہے؟ کافی دیر تک میں چپ رہا لیکن ڈاکٹر کی آواز نہ آئی۔ آنکھیں کھولی، اٹھ کے ڈاکٹر کو دیکھا تو وہ سر نیچے کیے بیٹھا رو رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے دوبارہ بولا۔ اس نے سر اٹھایا اور آنکھیں صاف کر کے بولا، اس کے علاوہ اس بے سکونی کا کوئی علاج نہیں ہے، اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہا کرو، نیک کام کرو تاکہ وہ تمہارے ماں باپ کے کام آئے اور شاید تمہیں سکون مل جائے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی ہچکیاں بند ہو گئی اور پھر بولا، میں نے ایک ضروری کام سے جانا ہے، آپ چلے جائیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور ملازم کو بلا کے کلینک بند کرنے کا کہا۔ ارے ڈاکٹر صاحب، اتنی ایمرجنسی میں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے پوچھا تو اس نے مڑ کے جواب دیا، اولڈ ایج ہوم، بابا کو لینے۔